ओके, कंटिन्यूइंग द लास्ट लेक्चर। इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल लॉग ओमेगा 1 ओवर डेल E1 बराबर डेल लॉग ओमेगा 2 ऊपर डेल, ये दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अब हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। ओके, ये केवल ये दो सिस्टम्स की बात नहीं है, आप किसी भी सिस्टम के लिए इसे डिफाइन कर सकते हैं। वी डिफाइन ए पैरामीटर, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप डिफाइन कर सकते हैं एक पैरामीटर। वी डिफाइन ए पैरामीटर बीटा विच इज डिफाइंड एट लॉग नेचुरल ओमेगा, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी है उस सिस्टम की उस समय, जो कि ई वी और एन, और इसके अलावा और चीज़ों का फंक्शन भी हो सकती है ये। ठीक है, यहाँ तो हम अभी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के टर्म्स में सोच रहे हैं, लेकिन इन जनरल ये और क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन जो भी वो क्वांटिटीज़ हैं ओमेगा उन पर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, उसका लॉग लिया और उसको एनर्जी के रेस्पेक्ट में उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, एनर्जी के साथ वो कितना रैपिडली वेरी कर रहा है, तो उस पैरामीटर को हम कहेंगे बीटा। ओके, बीटा किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, एन जैसे इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम जो भी हैं। ओके, ई इक्वल टू ई बार, ई मतलब इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ एनर्जी, एट द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ एनर्जी इस पैरामीटर को हम कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, आप ये पैरामीटर कंप्यूट करेंगे तो फिर से माना ये ई वी और एन का ही फंक्शन था, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी ये ई वी और एन का फंक्शन हो सकता है। तो ई वी और एन में आपने ई की वैल्यू ई बार, वो इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ एनर्जी सब्स्टिट्यूट करने हैं, तब आप कहेंगे ये बीटा की वैल्यू है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपने बीटा इस तरह से डिफाइन किया। तो ये जो कंडीशन है इसको मैं आप सिंपली लिख सकता हूँ बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। ये फर्स्ट सब सिस्टम का बीटा है, बीटा फॉर द फर्स्ट सब सिस्टम, एंड दिस इज बीटा फॉर द सेकंड सिस्टम। लॉग नेचुरल ओमेगा डिफरेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में सेकंड सिस्टम का, लॉग नेचुरल ओमेगा डिफरेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट सब सिस्टम का। तो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट बीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू बीटा 2। तो जो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहा था, सम प्रॉपर्टी, अभी भी वो प्रॉपर्टी हम समझ नहीं पाए हैं, पर उस प्रॉपर्टी का नाम हमने बीटा रख दिया है। बीटा ऑफ दिस सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू बीटा ऑफ दिस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ओके, दिस बीटा हैज़ बीन डिफाइंड टू बी लाइक दिस। लेकिन ये बीटा है क्या, आप इसको फिजिकली या मैक्रोस्कोपिकली थर्मोडाइनमिकली समझने की कोशिश कर सकते हैं क्या? ये बीटा अभी भी, ये बीटा की जो डेफिनेशन है, आप अगर आपने ओमेगा कंप्यूट भी कर लिया और ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। मैक्रोस्कोपिकली इसका रिलेशन किस चीज़ से है? लेट्स ट्राई टू सी दिस। थर्मोडाइनमिक्स में आप जानते हैं, इफ़ टू सिस्टम्स आर अलाउड टू एक्सचेंज एनर्जी तो इवेंचुअली दे कम टू अ थर्मल इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम्स हैं, आप केवल उनको एनर्जी एक्सचेंज अलाउ कर रहे हैं, पार्टिकल और वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं है, तो बेस लास्ट में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो सिस्टम्स अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के साथ और किसी थर्ड सिस्टम के साथ दोनों इंडिपेंडेंटली, तो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाता है। एनर्जी एक्सचेंज हुआ इनिशियली, लेकिन लास्ट में जब हीट एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाता है, उसे आप कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम ज़ीरोथ लॉ के साथ ही आप बात करते हैं टेम्परेचर के कंसेप्ट की। आप बाद में उस चीज़ को थर्मोडायनेमिक्स में सिंपली ऐसे कह देते हैं, अरे दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल है। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब टेम्परेचर दोनों सिस्टम्स के या दोनों सब सिस्टम्स जिनके बीच एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उनका टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ से ये हिंट अब मिल गई, ये बीटा बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये आप, मैं सीधे ये नहीं कह रहा हूँ कि बीटा टेम्परेचर ही है, बीटा इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि इस तरह से सोचिए, माना ये सिस्टम और ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो थर्मोडायनेमिक्स में तो आप कह रहे हैं इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर, T1 बराबर T2। यहाँ से हमें पता लगा बीटा 1 बराबर बीटा 2, लेकिन बीटा हो सकता है टेम्परेचर का जस्ट कोई फंक्शन हो। अगर T1 बराबर T2 है तो बीटा का एफ T1 बराबर एफ T2 भी तो होगा, इफ T1 इज इक्वल टू T2। ये एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है, माना साइन है, बीटा बराबर साइन T है तो बीटा 1 होगा साइन T1 और बीटा 2 बराबर है साइन T2। अगर T1 बराबर T2 है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम आ गया, तो साइन T1 बराबर साइन T2 भी तो होगा। तो बीटा 1 टेम्परेचर नहीं है, बीटा 2 टेम्परेचर नहीं है सीधे सीधे, लेकिन दिस इज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो बीटा का रिलेशन किससे है? ये जो क्वांटिटी हम कह रहे थे, ओके, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो है ये बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर का कोई फंक्शन है। ओके, सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इनफैक्ट इस टेम्परेचर का बहुत सिंपल फंक्शन होता है। ओके, एक्चुअल फॉर्म ये जो है कि बीटा टेम्परेचर से किस तरह से रिलेटेड है, उसको हम डिराइव कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस को कंसिडर करके। जैसे पहले आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हायर है और दूसरी के लोअर है, तो एनर्जी का एक्सचेंज कहाँ से कहाँ होगा। तो उस तरह के क्राइटेरिया से आप, पहला हमें ये पता लगता है बीटा और टेम्परेचर जो हमारा थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर है ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, मतलब बीटा बेसिकली 1/T के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और फिर उसकी एग्जैक्ट फॉर्म जो है उसको भी आप अलग अलग केसेस से पता कर सकते हैं, मतलब आप आइडियल गैस का केस लें, फिर कोई दूसरा केस, तीसरा केस, तो वो फॉर्म। लेकिन मैं इसको आपको सीधे वो तरीका बता रहा हूँ, या मैं इसे डेरिवेशन नहीं कहूँगा, पर हमने इसे इसी फॉर्म में यूज़ करना है। कुछ हिंट लेते हुए मैं सीधे सीधे इस आपको सप्लाई करूँगा, लेकिन ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ों को हम आगे बार बार यूज़ करेंगे।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आप किसी सिस्टम को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दें तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और बाकी से वर्क होता है। और अगर आप इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इनकॉर्पोरेट कर दें तो डी क्यू को आप टी डी एस से रिप्लेस कर सकते हैं, टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, डी यू को डी यू रहने दो इंटरनल एनर्जी चेंज, और डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी। इस फॉर्म के बजाय और इस फॉर्म में एक जो डिफरेंस है, यहाँ ये परफेक्ट डिफरेंशियल्स हैं सारे के सारे। एस बी परफेक्ट डिफरेंशियल है, डी एस बी, डी यू बी और डी वी। अच्छा, इन प्रेजेंट डिस्कशन में हम इसके साथ एक टर्म यहाँ और ऐड करेंगे। बेसिकली इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, या मैं इस टर्म को यहाँ पे लिख के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डी यू का जो एक्सप्रेशन है इंटरनल एनर्जी का, वो आप लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को आप ट्रांसपोज करके लिखें टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, इसको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पे उसके एंट्रोपी का चेंज का भी फ़र्क पड़ता है और वॉल्यूम का चेंज का फ़र्क भी पड़ता है। एक का फ़र्क पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, वो केवल वो है। ओके, लेकिन अब हम इसके साथ एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, म्यू डी एन। म्यू डी एन ये है, इसको आप इस तरह सोच सकते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए आप उसकी एंट्रोपी को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए आप उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तभी भी चेंज हो सकती है अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो। ये डी एन है, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम और डी एन का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। माना कोई सिस्टम है, इसके बाकी पैरामीटर्स एस, वी और एन थे किसी टाइम पे, इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ थी यू। बाद में आपने एस और वी को तो सेम रखा, लेकिन इस सिस्टम में माना केवल एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया, एन की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए n+1, मतलब डी एन की वैल्यू 1 के बराबर है। तो इस प्रोसेस में इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आएगा, एस को आपने चेंज नहीं किया तो डी एस की वैल्यू 0 है, वी को चेंज नहीं किया डी वी की वैल्यू 0 है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो आएगा केवल इस फैक्टर के कारण, कितना, म्यू डी एन। और डी एन भी आपने 1 के बराबर लिया है, केवल एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया है। और इंट्रोड्यूस मतलब चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियल से एक ज़्यादा है, तो डी एन 1 के बराबर है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो म्यू। ये म्यू जो है इसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस करने से बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो है म्यू। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो हम अपने सिस्टम्स में, क्योंकि बाद में हमारे सिस्टम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी वेरी कर सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज हम अलाउ कर सकते हैं, तो पार्टिकल एक्सचेंज के कारण भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम ये वाला फैक्टर भी लेते हैं। ओके, टी डी एस इक्वल टू या तो इस लेवल पे या इस लेवल, एक ही बात है, सेम इक्वेशन है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ट्रीट करनी है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने वो वाला केस कर रखा है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, टी डी एस दिस। नॉर्मली जब हम थर्मोडायनेमिक्स में इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ से आप इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि u के डिफरेंशियल में s और v का डिफरेंशियल आ रहा है, और अगर मैं ये वाला टर्म भी ले लूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो चेंज को अलाउ करता है यूजिंग केमिकल पोटेंशियल, म्यू डी एन वाला टर्म, तो ये इसमें n का डिफरेंशियल भी आ रहा है। तो आप कहते हैं u जो है वो s, v और n का फंक्शन है, क्योंकि u के डिफरेंशियल में s का डिफरेंशियल, v का डिफरेंशियल और n का डिफरेंशियल आ रहा है। तो u इनका फंक्शन है, s, v, n को मैंने बाद में इनकॉर्पोरेट किया, s, v और n तीनों है। तो फिर यहाँ से मैथमेटिकली अगर आप डी का एक्सप्रेशन लिखें डिफरेंशियल ऑफ u इस वाली लाइन से, तो वो कितना बनेगा, u का डिफरेंशियल एक बार पार्शियल s के रिस्पेक्ट में होगा, उस समय v और n कांस्टेंट, v और इसके साथ n भी कांस्टेंट इनफैक्ट, और इंटू डी एस प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, दूसरा डिफरेंशियल u का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल, उस समय s और n कांस्टेंट इंटू डी वी, प्लस एक तीसरा टर्म भी आना था, उसको मैंने यहाँ ये टर्म बाद में लिखा इसलिए लिख नहीं पाया, पर आप खुद लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एन तीसरा टर्म आएगा, और उस समय s और v कांस्टेंट होंगे और साथ में डी एन। अब अगर आप डी यू के इस डिफरेंशियल के एक्सप्रेशन को थर्मोडायनेमिक्स से डी यू के इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, तो डी एस का कोफिशिएंट दोनों जगह अगर आप मैच करें तो आपको पता लगता है टी बराबर डेल यू अपॉन डेल एस कीपिंग वी एन कांस्टेंट। ऐसे ही माइनस पी बराबर डेल यू अपॉन डेल वी कीपिंग एस एन एन कांस्टेंट, माइनस साइन को मैं इधर ले आता हूँ, तो पी बराबर ये। और ऐसे ही केमिकल पोटेंशियल ये, तो टेम्परेचर पोटेंशियल और टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल जो हैं ये आप यू के डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। यू को हम कहते हैं ये एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। नॉर्मली जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं जो कन्वेंशनल फॉर्म में, वहाँ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को फंडामेंटल मानते हैं, मतलब यू अगर पता है तो यू के वेरियस डिफरेंशिएशन से बाकी क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगी। ओके, यू किस किस का फंक्शन है, एस वी और एन का, तो एस वी और एन पे तो डिपेंड करता है, तो उनके रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करें, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें, तो बाकी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हमें पता लग जाते हैं। और फिर हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो यू के अगर अलग अलग लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैथमेटिकली मैं आपको इनवाइट करूँगा, यहाँ तो आपके पास डिफरेंशियल में एक और टर्म है
जो हमने पिछली क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ केवल इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था। टी और एस की डिपेंडेंस को आपस में स्वैप किया था, पी और वी की डिपेंडेंस को आपस में स्वैप किया था, और एक बार दोनों की डिपेंडेंस को स्वैप किया था, तो 3 नए फंक्शंस बनते हैं। पर अब के बार आपके पास एक पॉसिबिलिटी और है, आप इस एन और म्यू की डिपेंडेंस को भी आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ आपके नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और भी ज़्यादा बन सकते हैं अगर आप इस तरह के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करें, ओके। और उसके करस्पॉन्डिंग फिर आप बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं। बट ये हमारी कन्वेंशनल थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब पॉइंट ये है मैथमेटिकली, यहाँ आप इंटरनल एनर्जी को एंट्रोपी और वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फंक्शन ट्रीट करते हैं। मतलब ये हमारे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी की तरह। यहाँ हमारा मोर और लेस अप्रोच ये होती है। पर इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन है मैथमेटिकली। तो यहाँ से अगर मैं डी एस का एक्सप्रेशन लिखूँ, ये 1/t यहाँ ले आऊँ, तो आप देख रहे हैं एस का डिफरेंशियल जो है उसमें यू का डिफरेंशियल, वी का डिफरेंशियल और एन का डिफरेंशियल आ रहा है। सेम इक्वेशन है, बट अब हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एस जो क्वांटिटी है उसके नेचुरल वेरिएबल्स हैं यू और वी और एन। मतलब एस डिपेंड करता है यू और वी और एन पे। थोड़ा सी चेंज हम चाहे यू में करें, चाहे वी में करें, चाहे एन में या सब में करें, तो कुल मिला के जो एस का चेंज है इस एक्सप्रेशन से कंप्यूट किया जा सकता है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस अप्रोच में एस, वी और एन थे और डिपेंडेंट वेरिएबल था यू। लेकिन इस अप्रोच में हम यू, वी और एन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एन। सिस्टम का यू, वी और एन हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें पता है, और उससे हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं। यहाँ एस, वी और एन एंट्रोपी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, उससे दोनों अलग अलग अप्रोचेज हैं पर इक्विवेलेंट हैं। पर यहाँ पे हमारे लिए काम की ये वाली अप्रोच है, ओके। यहाँ पे भी इसी तरह की मैथमेटिक्स करें। और आप हाँ यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यू, वी और एन। यू मतलब ई एनर्जी, एन, वी, ई माइक्रोकैनिकल एंसेंबल। आपको सिस्टम के आपका एन पता है, वी पता है, ई पता है, से आपने फिक्स कर रखे हैं, तो आप माइक्रोकैनिकल एंसेंबल की बात तो कर रहे हैं। माइक्रोकैनिकल एंसेंबल अप्रोच में हम इस तरीके से सोचते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मिला के जो हमारी इक्वेशन मिली, आप उसे ऐसे भी सोच सकते हैं। कन्वेंशनल थर्मोडायनेमिक्स में हम इस तरह से सोचते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और इन पर्टिकुलरली माइक्रोकैनिकल एंसेंबल में जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में सोचेंगे। एस जो है ये यू, वी और एन का फंक्शन है। इसीलिए माइक्रोकैनिकल एंसेंबल की जो फॉर्मुलिज्म है उसे हम कई बार एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म भी कहते हैं, ओके। वी विल सी दिस इन अ मोमेंट, एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म क्यों कह रहे हैं और एक्सप्लिसिट हो जाएगा। बट ये लेकिन अगर एस मैथमेटिकली यू, वी और एन का फंक्शन है तो अगेन डिफरेंशियल ऑफ एस को आप लिख सकते हैं, एस का पार्शियल डिफरेंशियल यू के रेस्पेक्ट में, वी और एन को कांस्टेंट रखा, इंटू डी यू, प्लस एस का पार्शियल डिफरेंशियल वी के रेस्पेक्ट में, उस समय यू और एन को कांस्टेंट रखा है, इंटू डी वी, प्लस एस का पार्शियल डिफरेंशियल एन के रेस्पेक्ट में, इंटू डी एन, और जब ये वाला डिफरेंशियल किया एन के रेस्पेक्ट में, यू और वी कांस्टेंट, जिस तरह से हम मैथमेटिकली करते हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल रहे हैं। डी यू का कोफिशिएंट यहाँ 1/t, यहाँ इतना, तो ये बराबर होना चाहिए। ऐसे डी वी का कोफिशिएंट यहाँ p/t, यहाँ इतना, और ऐसे ही डी एन का कोफिशिएंट यहाँ μ/t, यहाँ इतना। तो ये 3 इक्विवेलेंस मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ओके। ये याद रख सकें तो अच्छी बात है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है, वो तो बेसिक आपको चाहिए ही, वो वहाँ से आप 2 स्टेप्स में वो कर सकते हैं ऑब्टेन। टेम्परेचर, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी। एंट्रोपी कितनी तेजी से क्या इंटरनल एनर्जी के साथ बढ़ रही है, वही इन्वर्स टेम्परेचर होता है। प्रेशर 1/t के फैक्टर के अलावा बाकी डेल एस अपॉन डेल वी। एंट्रोपी और वॉल्यूम का रेट ऑफ वेरिएशन, कीपिंग इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड, एंड सिमिलरली केमिकल पोटेंशियल। ये डेफिनेशंस हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ भी और आगे भी बार बार यूज़ होंगी दिस, ओके। एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म में आप इस तरह सोचिए, एंट्रोपी फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक बार हमें एंट्रोपी का एक्सप्रेशन मिल जाए, और वो हम निकालेंगे माइक्रोकैनिकल एंसेंबल के लिए इसके टर्म में, तो फिर उसके डिफ्रेंशिएशंस करके आप टेम्परेचर और प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल की बात कर सकते हैं, ओके। लेकिन अभी मेरा पॉइंट था ये, बीटा इक्वल टू FT। बीटा का एक्सप्रेशन क्या है, लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशियल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वही चीज़ है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो इंटरनल एनर्जी है यू, ओके। तो बीटा का एक्सप्रेशन ये है, और आप टेम्परेचर के एक्सप्रेशन को भी देखिए यहाँ से, वो इन्वर्स टेम्परेचर को 1/t को। इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने अगले पेज पे ये लिखा है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बीटा, जो कि हमको इतना पता लग गया था, ये दिस इज सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये है एनर्जी के रेस्पेक्ट में लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशियल। ओमेगा किसका फंक्शन है, ई, वी और एन का, ठीक है। ई की जगह मैं यू लिख देता हूँ। अब थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को मैं एक ही बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और रेज करूँगा, एक्चुअली यू ई के बराबर नहीं होता है, यू इज़ एक्चुअली ई बार,
ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट ये पॉइंट मैं आप बाद में मुझसे खुद ही पूछ सकते हैं कभी हमारे लाइव डिस्कशन में, या अदरवाइज़ रिमाइंड दिस इन माइंड, यू जो है एक्चुअली एनर्जी की वैल्यू नहीं होती है, यू सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एक्चुअली उसकी एनर्जी की एवरेज वैल्यू होती है, दैट करस्पॉन्ड्स टू द एवरेज वैल्यू, बट अभी मैं उस वाले पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। तो ई को मैं की जगह मैं यू भी समझ सकता हूँ, ओके। और एस भी आप लोग ध्यान करें, जिस अप्रोच में हम काम कर रहे हैं एंट्रोपी फॉर्मूलिज्म में, ये यू वी और एन का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी के यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे किया किसी चीज़ का 1/T, यू के रेस्पेक्ट में किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया सम फंक्शन ऑफ टी, ओके, जिसे हमने बीटा कहा है, और ये भी यू वी एन का फंक्शन है, यू भी यू एन का, ओके। और मैं डायरेक्टली भी यहाँ से आपको आंसर कोट कर सकता हूँ ये आंसर, पर इसको थोड़ा आप सोच सकते हैं, अच्छा अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से, बीटा और राइट हैंड साइड अपॉन 1/T, बीटा अपॉन 1/T, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डिवाइड करने का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल यू यहाँ भी है, डेल अपॉन डेल यू यहाँ भी है, तो एक तरह से वो कैंसिल हो गए। वी और एन को फिक्स रख के, वी और एन को फिक्स रख के किया है डिफरेंशिएशन भी। यहाँ लॉग नेचुरल ओमेगा है और यहाँ है एस, तो लॉग नेचुरल ओमेगा क्वालिटेटिवली समझ लीजिए आप, लगभग हमें इस तरह का एक रिलेशन मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये जो बीटा की एग्जैक्ट फॉर्म है इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इसको डिराइव करके नहीं, केवल एक क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट्स की मदद से, और उससे हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, मैं वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो आप इस और इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करें, डिवाइड करने का मतलब कंपेयर करना, तो आपको ये रिलेशन मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड होगा ये 1/T ऊपर जाके बीटा टी लॉग नेचुरल ओमेगा अपॉन एस। और ये भी शो किया जा सकता है, अगेन मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी एक्चुअली एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या है, आप कोई भी सिस्टम उठा लें, उसके लिए ये जो रेशियो है या ये जो क्वांटिटी है, ये उस सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक कांस्टेंट ही है, ओके। और ये कांस्टेंट जो है, दिस इज एक्चुअली द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी जिसे हम लिखते हैं, इनफैक्ट बीटा टाइम्स टी इज इक्वल टू 1/KB, ओके। तो बीटा जो है, इसका टेम्परेचर से जो रिलेशन है, ये 1/K बीटा टाइम्स टी है। के बीटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप एक केवल स्केल फैक्टर की तरह समझ सकते हैं। बीटा के वो फैक्टर है जो टेम्परेचर को एनर्जी यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, अदरवाइज के जस्ट एक कांस्टेंट है। अगर हमने शुरू से ही अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई चूज़ किया होता तो के को हम 1 पे भी सेट कर सकते थे, बट करंट जो हम यूज़ करते हैं उसमें के की कुछ अलग वैल्यू है, बट के इज़ जस्ट ए स्केलिंग फैक्टर। तो बीटा को इसीलिए कई बार सिंपली इन्वर्स टेम्परेचर भी कहा जाता है। बीटा 1/KT है, पर के इज़ जस्ट ए स्केल फैक्टर, बीटा इज़ मोर और लेस लाइक 1/T। बीटा बेसिकली इन्वर्स टेम्परेचर है। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे आया था, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब T1 बराबर T2 और बीटा 1 बराबर बीटा 2 है, पर बीटा 1 टेम्परेचर नहीं है, बीटा एक्चुअली टेम्परेचर का इन्वर्स है। टेम्परेचर बराबर होंगे तो उनके इन्वर्स भी तो बराबर होंगे, तो बीटा इज एक्चुअली द इन्वर्स टेम्परेचर। और एक्सप्लिसिट हो तो उसके साथ के बोल्ट्जमैन भी मल्टीप्लाइड है, ओके। तो अगर ये मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, बीटा टी की जगह 1/KB, तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें इस एक्सप्रेशन को, तो आपको ये मिलता है। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन आपको मैक्रो और माइक्रो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अगर मैं कनेक्शन कहूँ यही है। इनफैक्ट केवल थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बाकी मैक्रो वर्ड के साथ जो कनेक्शन है यहाँ से इस्टेब्लिश होता है। ये के भी तो एक स्केलिंग फैक्टर है, ये तो एक कांस्टेंट है, ओमेगा माइक्रो स्टेट्स का नंबर है। माइक्रोस्कोप लेवल पे जब आप डिस्क्रिप्शन करेंगे, वहाँ स्टेट्स की काउंटिंग करेंगे, तब ये नंबर मिलेगा। तो इस नंबर का लॉग जो है, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी कहते हैं, उसके बराबर है। इनफैक्ट अगर आप के फैक्टर को छोड़ दें, ये जो नंबर है ओमेगा नहीं, ओमेगा का लॉग, मतलब ये एंट्रोपी है। इसको कई बार हम स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ये एंट्रोपी है, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारी थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी बन जाती है। और दोनों का वो कनेक्शन भी अब आप यहाँ समझ सकते हैं, ये वाला जो हमने यहाँ पे हिंट किया था। इक्विलिब्रियम स्टेट में हम पोस्टुलेट हमने ये किया था, सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमाइज़ करें, और थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन की टेंडेंसी होती है। तो अब ये एक्सप्लिसिट रिलेशन तो उस चीज़ को सीधे सीधे जस्टिफाई कर रहा है। भाई ओमेगा इक्विलिब्रियम में ये मैक्सिमाइज होने की कोशिश है, तो इसका मैक्सिमम होगा तो ये भी तो मैक्सिमम पे पहुंचेगा, ओके। लॉग नेचुरल फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करता है, ओमेगा इंक्रीज़ करेगा तो एस भी इंक्रीज़ करेगा। जहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा वहाँ इसका भी मैक्सिमम होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में चाहे इसके मैक्सिमम की बात करो, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, या अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देख रहे हैं तो आप इसके मैक्सिमम की बात करते हैं। तो ये दिस इज़ द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो वर्ल्ड्स। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। ओमेगा या लॉग नेचुरल ओमेगा को हम स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी कह सकते हैं, और एस हमारी थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी है, और
इन फॉर इक्विलिब्रियम बोथ टेंड टू मैक्सिमाइज। ओके, सिस्टम जब इवॉल्व होता है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ चाहिए वाली मैक्सिमम होने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की अब मैं फिर से लौटूँ, ओमेगा भी हमारा NVE का फंक्शन है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, और S मैंने आपको कहा ना एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म में हम S को N, V और E, एनर्जी और U एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी एक ही बात है, उसका फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में अप्रोच क्या रहने वाली है, आप किसी तरह से सिस्टम का ये कंप्यूट कीजिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, हम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद इस एक्सप्रेशन से आपने S निकाल दिया, और एक बार S आपको मिल गया तो S पे ये एक्सप्रेशन अप्लाई करने हैं आपने, आपको सिस्टम का टेम्परेचर मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, केमिकल पोटेंशियल, और फिर बाकी क्वांटिटीज़ भी निकाल सकते हैं। कुछ क्वांटिटी आ गई तो बाकी भी कुछ ऐसी मेथड या इनको मिक्स एंड मैच करके निकल आएंगी। तो बेसिक ये है, जो अप्रोच होने वाली है वो ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में एटलीस्ट ये निकालो। हाँ, बाकी एंसेंबल्स में जब हम जाएंगे ये नंबर काउंट करना आसान नहीं होता है, ये बहुत सिंपल केसेस में हम काउंट कर सकते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के कुछ केसेस में, लेकिन अदरवाइज ये नंबर काउंट करना आसान नहीं है, फिर हमें डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ती है। बट माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की अप्रोच में इसीलिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल अप्रोच को हम कई बार एंट्रोपी फॉर्मुलिज्म भी कहते हैं। वहाँ हमारा एम होता है एंट्रोपी निकालना। थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहला कनेक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो बनता है वो एंट्रोपी के साथ बनेगा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, और एक बार एंट्रोपी आ गई तो बाकी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ तो फिर निकल के आ जाएंगी बस। ओके, वैसे यहाँ पे जो करेक्ट तरीका है वो ये नहीं है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहूँगा। जो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा बेटर तरीका ये हो सकता है। एक्चुअली यहाँ आपने बीटा को 1/T से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड ये बना, पर लेफ्ट हैंड साइड में जो था, अगर आप DU और DU को कैंसिल भी समझ लें तो जो डिवीज़न हो रहा है वो DS या डेल्टा S का और डेल्टा लॉग नेचुरल ओमेगा का हो रहा है। लॉग नेचुरल ओमेगा इसका चेंज अपॉन इसका चेंज, यहाँ तो मैंने क्या लॉग नेचुरल ओमेगा अपॉन S लिख दिया, एक्चुअली वो नहीं है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ लॉग नेचुरल ओमेगा अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू बीटा T। ओके, आप इस तरह की इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करें, इसको आप डिफरेंशियल समझ लें, डी लॉग नेचुरल ओमेगा DS इक्वल टू दिस, बीटा T की जगह आपने K रख दिया 1/K, उसको सब्स्टिट्यूट करके अगर आप इसे इंटीग्रेशन की तरह सोचें तो इंटीग्रेशन में आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मिलेगा, S इक्वल टू K लॉग नेचुरल ओमेगा के अलावा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मिलेगा। बट अगेन ये आर्ग्यूमेंट से शो किया जा सकता है, और सबसे पहली बार ये प्लैंक ने ये फार्मूला लिखा था, एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला जो है ये प्लैंक ने लिखा था, लेकिन ये बोल्ट्जमैन ने इसका आइडिया दे दिया था, इसलिए इसे बोल्ट्जमैन फार्मूला कहा जाता है। प्लैंक ने ये फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला लिखने का मतलब S इक्वल टू K लॉग नेचुरल ओमेगा लिखने का मतलब S0 की वैल्यू कितनी है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है एंट्रोपी में ये 0 है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे मैं थोड़ा सी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कहता है ना कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गोज़ टू 0 एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली आइडिया ये है, एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर पे सिस्टम केवल एक स्टेट में रह सकता है, एक माइक्रो स्टेट में, एक पॉसिबल स्टेट है, और उस स्टेट में उसकी एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, उसमें उसका कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाती है, 0। इसको यहाँ से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। टेम्परेचर 0 है तो सिस्टम पे नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट केवल 1 है, ओमेगा की वैल्यू 1 है, सिस्टम के पास केवल एक ही स्टेट का एक्सेस है। उस टेम्परेचर पे T इक्वल टू 0 का मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 0 हो चुकी है, कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है तो सिस्टम केवल एक, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 0 एनर्जी नहीं होगी, 0 पॉइंट एनर्जी होगी, बट वट एवर बी द केस, उस पॉइंट पे केवल एक एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट है। तो ओमेगा अगर 1 है तो log 1 होता है 0, तो log 1 0, ये टर्म खत्म हो गया। लेकिन अगर टोटल एंट्रोपी को भी उस पॉइंट पे 0 होना है तो मतलब S0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0, दिस कांस्टेंट मस्ट बी 0। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ से बड़े अच्छे से समझ आता है कि हाँ, एब्सोल्यूट 0 जो है टेम्परेचर का, वहाँ पे एंट्रोपी 0 क्यों होनी चाहिए। अगर एब्सोल्यूट 0 हम अचीव कर पाएँ किसी सब्सटेंस के लिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, तो उसके लिए उस पॉइंट पे एंट्रोपी 0 क्यों होनी चाहिए, वो रीज़न यहाँ से समझ आ सकता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे एक ही माइक्रो स्टेट एग्जिस्ट करती है और लॉग नेचुरल 1 होता है 0। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। लेकिन अब जो है हम अपने आइडिया को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। हमने जो सारा वो किया, बेसिकली ये जो इस्टेब्लिश किया, या इसको मैं पूरी तरह मैंने डिराइव भी नहीं किया, इसलिए मैं इसे डेरिवेशन नहीं करूँगा, पर इस एक्सप्रेशन को हमने जो समझने की कोशिश किया है, हमने एनर्जी एक्सचेंज, 2 सब सिस्टम्स थे और उनके बीच में ऐसी वॉल लगाई जिसके उनका एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं और तरह के एक्सचेंज भी अलाउ करूँ तो मुझे कुछ और सिमिलर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कुछ और एक्सचेंज क्या हो सकते हैं, हमारे 2 सिस्टम्स में के पैरामीटर थे N1V1E1 और N2V2E2। हमने पहले जो वॉल लगाई थी वो कंडक्टिंग या डायथर्मिक वॉल थी, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता था।
E1 और E2 की वैल्यू चेंज हो सकती थी, पर उनका सम कांस्टेंट था। लेकिन अब मैं एक दूसरा केस लिखता हूँ जहाँ हमारा वॉल्यूम का एक्सचेंज भी हो सकता है अलॉन्ग विद एनर्जी। एनर्जी का एक्सचेंज तो है ही है, लेकिन साथ साथ दोनों सिस्टम्स वॉल्यूम का एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वॉल्यूम का एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, इनके बीच की जो वॉल है ये अब मूवेबल है। डायाथर्मिक तो है ही, कंडक्टिंग तो है ही एनर्जी के एक्सचेंज के लिए, पर ये वॉल अपनी जगह से मूव भी कर सकती है। तो ये वॉल मूव करने का मतलब क्या है, माना ये वॉल मूव करके इधर आ गई तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया और इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम एक्सचेंज से ये सेंस है। तो अगर दोनों सिस्टम्स के बीच की वॉल मूवेबल है तो फॉर सम रीज़न इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए क्या पता दोनों सिस्टम्स उस वॉल को मूव करना चाहें, तो वो वॉल मूव करेगी। वॉल मूव करने का मतलब दोनों के वॉल्यूम्स चेंज होंगे और बाद में वो वॉल्यूम फाइनली किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में आके किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आके स्थिर हो जाएंगे। जैसे एनर्जी एक्सचेंज में हुआ था, E1 की वैल्यू E1 बार पे और E2 की वैल्यू E2 बार पे स्टेबल हो गई थी। तो ऐसे ही तो अब सिचुएशन जो है मैथमेटिकली ये है, E1 और E2 दोनों फ्लक्चुएट हो सकते हैं लेकिन उनका टोटल सम कांस्टेंट है। V1 और V2 केवल ये बीच की वॉल मूवेबल है, बाकी वॉल्स रिजिड हैं। तो इंडिविजुअल वॉल्यूम्स जो हैं सब सिस्टम्स के वो वेरी कर सकते हैं, पर उनका जो टोटल सम है वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, V1 + V2 = फिक्स्ड। ओके, इसको मैं पिछले लेक्चर से आपको रिलेट करना चाहूँगा। पिछले लेक्चर में E1 + E2 = E में ये वेरिएबल थे, ये फिक्स था, लेकिन V1 + V2 = V की कंडीशन तो थी, पर वहाँ ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स। लेकिन अब मैं ऐसा कह रहा हूँ वॉल कंडक्टिंग के साथ साथ मूवेबल भी है, तो इसका मतलब V1 और V2 भी क्या हैं, वेरिएबल हैं। और ये तब तक वेरी करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। अगर सिस्टम के सब सिस्टम्स के वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं तो अभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं आया है। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब V1 और V2 की जो भी वैल्यू आनी है वो आके स्टेबल हो चुकी है। ओके, तो मैथमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब ओमेगा ने मैक्सिमम होना है, और कंपोजिट सिस्टम टोटल सिस्टम का जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स है वो ω1 × ω2 के बराबर है। मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे ω1 × ω2। माना फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड वॉल्यूम, पहले सिस्टम की एनर्जी E1 और उसका वॉल्यूम V1 और करस्पॉन्डिंग सेकंड सिस्टम की एनर्जी E2 V2। इस कंडीशन में फर्स्ट सब सिस्टम के पास ω1 एनर्जी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं और सेकंड सिस्टम के पास ω2। अगेन याद करें, ω1 फंक्शन है E1 V1 और N1 का, ω2 फंक्शन है E2 V2। पर यहाँ पे हम N1 N2 की बात क्यों नहीं करेंगे, N1 N2 जो एक बार शुरू में है बाद में भी उतने ही, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर दोनों सिस्टम्स एनर्जी एक्सचेंज और वॉल्यूम एक्सचेंज कर रहे हैं तो E1 V1 E2 V2 लगातार चेंज हो रहे हैं। बस रिस्ट्रिक्शन ये है, इन दोनों का सम कांस्टेंट, इन दोनों का सम कांस्टेंट, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं। तो अगर ये नंबर्स चेंज होंगे तो ω1 ω2 चेंज होंगे। तो फिर वही आप टेबल के टर्म्स में सोचें, अब की बार केवल एनर्जी के एक्सचेंज के कारण नहीं, V1 और V2 के एक्सचेंज के कारण भी ये नंबर चेंज हो रहे हैं। तो फिर ω1 × ω2 वॉल्यूम की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो अब सवाल फिर से वही है, भाई मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी है, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मिलेगी कैसे मैथमेटिकली, ω1 × ω2, या जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है ω1 × ω2 अपॉन कोई डिनोमिनेटर होगा ओमेगा टोटल, ऑल पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स का सम करके जो मिलेगा नंबर, इस नंबर को मैक्सिमाइज करो। लेकिन अब की बार ये नंबर E1 और V1 दोनों के साथ वेरी करता है। मैं E2 V2 की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि E1 फिक्स हो गया तो E2 फिक्स हो गया, V1 फिक्स हो गया तो V2 फिक्स हो गया। E1 V1 दोनों के साथ ये नंबर वेरी कर रहा है, तो इस नंबर के मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इसको E1 के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करो और V1 के भी रेस्पेक्ट में। और मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 और सेकंड के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगेन यहाँ पे ω1 ω2 या P इतने लार्ज नंबर्स होते हैं, हम डायरेक्टली इनके साथ काम नहीं करेंगे, हम इनके लॉग के साथ काम करेंगे। तो इनके लॉग अगर हम ले लें तो लॉग नेचुरल P का मैक्सिमाइजेशन एनर्जी के साथ भी करो, और ये वही कंडीशन है जो हमारे पिछले एनर्जी एक्सचेंज के केस में मिली थी। यहाँ से आपको β1 = β2 वाली कंडीशन मिलेगी, बीटा बराबर लॉग नेचुरल ω/del u, वो वाली कंडीशन। लेकिन आप अब की बार दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करेंगे, लॉग नेचुरल P नहीं, उसके लॉग का को मैक्सिमाइज करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम चेंज के रेस्पेक्ट में, V1 के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम चेंज नहीं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप ये कंडीशन यहाँ यूज़ करें और P की जगह ये वाला एक्सप्रेशन रखें, लॉग रखेंगे तो एक लॉग नेचुरल ω1 आएगा, एक लॉग नेचुरल ω2 आएगा, एक माइनस लॉग नेचुरल ओमेगा टोटल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, आप टर्म्स दो टर्म्स मिलेंगे। अभी सारे डिफरेंशिएशन V1 के रेस्पेक्ट में, इस वाले टर्म में माइनस साइन होगा, लेकिन V1 + V2 बराबर कांस्टेंट है, V जो कि कांस्टेंट है, तो dV1 + dV2 = 0, तो dV1 की जगह आप -dV2 रख सकते हैं, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसी है जैसे एनर्जी एक्सचेंज के केस में हुआ था,
थर्मल इक्विलिब्रियम में, ओके, जब केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता। इस बार सेम एक्सप्रेशन, सेम मैथमेटिक्स करेंगे। तो फिर से ओमेगा 1 V1 ओमेगा 2 V2, सम पैरामीटर या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू सेम प्रॉपर्टी ऑफ सब सिस्टम 2। इस प्रॉपर्टी का नाम माना हम ईटा रख दें। किसी भी जनरल सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है, हम ईटा को डिफाइन कर रहे हैं लॉग नेचुरल ओमेगा डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में। जैसे बीटा को हमने डिफाइन किया लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशिएशन ई या यू के रेस्पेक्ट में, एनर्जी के रेस्पेक्ट में, ऐसी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इस नंबर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये नंबर एनर्जी के साथ वी का फंक्शन भी तो है, तो वी के रेस्पेक्ट में भी इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम हमने ईटा रख दिया। तो ये कंडीशन ये कह रही है जब इक्विलिब्रियम आएगा, वॉल्यूम एक्सचेंज होता रहेगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो ईटा 1 बराबर हो जाएगा ईटा 2। ओके, अगेन यहाँ पे ये कंडीशंस भी आप समझ लें। ई और एन की वैल्यू जो भी है, वी की इक्विलिब्रियम वैल्यू है, वी इक्विलिब्रियम में जो वॉल्यूम ने जो वैल्यू एटोन की है वो वाली वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी दिस, ठीक है। तो बोथ सब सिस्टम्स एक्सचेंज वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का चेंज होगा, इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा या इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा, वाइस वर्सा, अंटिल देयर ईटा पैरामीटर्स बिकम इक्वल। ईटा की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम के लिए बराबर ईटा की वैल्यू सेकंड सिस्टम के लिए, ईटा 1 बराबर ईटा। लेकिन फिर सवाल ये आता है ये ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिकली या मैक्रोस्कोपिकली या थर्मोडाइनमिकली। जैसे बीटा हमने लास्ट में शो किया या कनेक्ट किया, ये इन्वर्स टेम्परेचर होता है। बीटा बेसिकली 1/kT, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके बराबर है। ये ईटा क्या क्वांटिटी है? अगर आप अगेन क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट भी लगाएं, जब एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज तब तक होता है जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होते हैं, इसलिए बीटा रिलेट था टेम्परेचर से। वॉल्यूम, दो सिस्टम्स हैं, दोनों अपने वॉल्यूम्स को चेंज क्यों करना चाहेंगे, एक बढ़ना और एक घटना क्यों चाहेगा? आप इसको इस तरह सोचिए, ये है माना ये दो गैसेज हैं और ये बीच में एक मूवेबल पिस्टन है, ये एनर्जी भी ट्रांसमिट कर सकता है पर ये पिस्टन अपनी जगह से मूव हो सकता है। तो ये पिस्टन अपनी जगह से मूव क्यों करेगा, वॉल्यूम्स चेंज क्यों होना चाहेंगे और कब तक होना चाहेंगे? माना एक तरफ गैस का प्रेशर ज़्यादा है और एक तरफ गैस का प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से पिस्टन लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ प्रेशर कम और यहाँ बढ़ने लगेगा। तो ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों तरफ का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। अगर आप दो सब सिस्टम्स को वॉल्यूम एक्सचेंज करने की परमिशन देते हैं तो वो वॉल्यूम्स का एक्सचेंज तब तक होता है जब तक दोनों तरफ के प्रेशर बराबर नहीं हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से हम ये जानते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ईटा 1 बराबर ईटा 2 की कंडीशन मिल रही है। इसका मतलब इस ईटा का रिलेशन प्रेशर से, डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो सकता है, इन्वर्स प्रेशर हो सकता है या कुछ, जैसे बीटा सीधे टेम्परेचर नहीं होता है, इन्वर्स टेम्परेचर, बट ये प्रेशर से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है। इनफैक्ट फिर से जो हमारा एंट्रोपी फॉर्मूलेज में है उसके एक्सप्रेशन को आप देखें, अब मैं सीधे इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर सकता हूँ, ये वाला मैंने एक बार निकाल दिया है, P/T इतना होता है, और बाद में मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो ये वाला भी मैं कॉपी करूँगा, बट P/T इतना है। थर्मोडायनेमिक्स से मुझे पता है P/T है ∂S/∂V कीपिंग UN कांस्टेंट। अब मैं सीधे यहाँ पे बोल्ट्जमैन फार्मूला यूज़ करता हूँ। मैं एक चीज़ इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, S बराबर है K log नेचुरल ओमेगा, K के साथ हम K भी लिखते हैं क्लैरिटी के लिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अदरवाइज कई बार सिंपली K भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन इतने के बराबर है, S की जगह K log नेचुरल ओमेगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग UN कांस्टेंट। ओके, K को आप बाहर ले लें तो P और K को अगर मैं इधर ले आऊँ K के साथ, T के साथ, P/KT इज इक्वल टू डेल लॉग नेचुरल ओमेगा ओवर डेल वी। इसी चीज़ का तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, डेल लॉग नेचुरल ओमेगा ओवर डेल वी का नाम ईटा तो रख दिया, पर ये है क्या? तो ईटा असल में कितना है, P टाइम्स 1/kBT, और 1/kBT को हम बीटा भी लिखते हैं, तो P टाइम्स बीटा। ईटा जो फैक्टर है वो बेसिकली प्रेशर ही है, पर साथ में बीटा भी मल्टीप्लाइड है। बीटा कितना है अगेन 1/kT, K स्केलिंग फैक्टर है, आप सिंपली P/T टाइप का सोच सकते हैं। ईटा डायरेक्टली प्रेशर नहीं है, प्रेशर के साथ T का फैक्टर भी। पर आप लोग ध्यान करें, ये कंडीशंस हमने तब अचीव की हैं जब हमने एनर्जी के एक्सचेंज के साथ वॉल्यूम का एक्सचेंज परमिट किया है। मैंने केवल वॉल्यूम का एक्सचेंज परमिट नहीं किया, मेरी वॉल मूवेबल तो है ही, पर साथ साथ डायाथर्मिक भी है। डायाथर्मिक मतलब एनर्जी एक्सचेंज तो था ही, एनर्जी एक्सचेंज होने का मतलब β1 बराबर β2 तो इस्टेब्लिश होगा ही होगा। β1 बराबर β2 मतलब टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे,
और अगर टेम्परेचर बराबर हैं, बीटा का फैक्टर बराबर है, तो ईटा बराबर होने का मतलब दोनों तरफ का प्रेशर भी बराबर होगा। ओके, तो ये दोनों सिस्टम्स तब तक अपने वॉल्यूम्स को एक्सचेंज करेंगे कि अगर शुरू में उनका प्रेशर बराबर नहीं था, जब तक उनका प्रेशर बराबर ना हो जाए। ये आप नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स से भी जानते हैं। हाँ, अगर वॉल्यूम्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वो पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है, तो तब तक एक्सपैंड करेगा जब तक प्रेशर दोनों तरफ का बराबर नहीं हो जाता है। तो प्रेशर, तो इक्वालिटी ऑफ प्रेशर को डिनोट कर रहा है बेसिकली। तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के साथ सेकंड कनेक्शन, अगर हमने किसी सिस्टम का ओमेगा निकाल दिया तो उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ईटा मिलेगा, और ईटा बेसिकली कितना होता है, पी टाइम्स बीटा। बीटा टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर हम पहले निकाल चुके हैं, तो प्रेशर हम वहाँ से निकाल चुके हैं। वैसे हमें यहाँ से ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रेशर का एक्सप्रेशन ये है, डेल एस अपॉन डेल वी। ओमेगा पता लग जाएगा तो के टाइम्स लॉग नेचुरल ओमेगा से एस बन जाएगा, एस का डिफरेंशिएट करके प्रेशर निकाल लो। तो मैक्रोस्कोपिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों साइड के प्रेशर क्या हो चुके हैं, बराबर। टेम्परेचर तो बराबर हुई, लेकिन प्रेशर भी क्या है, बराबर। माइक्रोस्कोपिकली इसका मतलब क्या है, डेल लॉग नेचुरल ओमेगा 1 अपॉन डेल वी 1 इज इक्वल टू डेल लॉग नेचुरल ओमेगा 2 ओवर डेल वी 2। स्टैटिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये भी बात, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से मैक्रोस्कोपिकली ये बात, दोनों एक ही बात है। तो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल क्वांटिटीज़ एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। और सिमिलरली अगर मैं एक थर्ड एक्सचेंज भी करूँ, उसको मैं यहाँ पे केवल 3 लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मैं पार्टिकल एक्सचेंज भी अलाउ करूँ, दो सब सिस्टम्स हैं, एनर्जी के एक्सचेंज के साथ वॉल्यूम वाले को फिर से बंद कर देते हैं, वॉल्यूम का एक्सचेंज नहीं हो रहा है माना, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज और साथ साथ पार्टिकल भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। दोनों सिस्टम्स के बीच की जो वॉल है वो कंडक्टिंग भी है, और उससे एक तरफ से दूसरी तरफ पार्टिकल्स परमिएट होकर भी जा सकते हैं। पार्टिकल्स का एक्सचेंज भी अगर हो सकता है, वॉल माना मूवेबल नहीं है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज और एन का एक्सचेंज, E1 V1 N1 E2 V2 N2। आपकी बार आप E1 और E2 को चेंज होने दे रहे हैं, दोनों आपस में एनर्जी शेयर कर सकते हैं। N1 और N2 भी चेंज हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप सिमिलर मैथमेटिक्स करें, आपको पता लगेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव होगी जब दोनों सिस्टम्स का ये पैरामीटर बराबर हो जाएगा। एक पैरामीटर आपको इस तरह का मिलेगा, जैसे यहाँ ये मिला डेल लॉग नेचुरल ओमेगा ओवर डेल वी 1 इक्वल टू डेल लॉग नेचुरल ओमेगा 2 ओवर डेल वी 2। वहाँ मिलेगा डेल लॉग नेचुरल ओमेगा 1 ओवर डेल N1, और यहाँ डेल लॉग नेचुरल ओमेगा 2 ओवर डेल N2। दोनों सिस्टम्स के लिए ये पैरामीटर, जिसका नाम हम जाई रख देंगे, ये अगर बराबर हो जाए फॉर एन की इक्विलिब्रियम वैल्यू के लिए, तो दोनों सिस्टम्स क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। पार्टिकल एक्सचेंज तब तक होगा जब तक ये नंबर इसके बराबर ना हो जाए। पर ये जाई है क्या, इसको समझने के लिए फिर एंट्रोपी फॉर्मूलिज्म का ये वाला एक्सप्रेशन उठाओ, एस का डिफरेंशिएशन एन के रेस्पेक्ट में, ये भी एस का डिफरेंशिएशन एन के रेस्पेक्ट में। मैं इसे एस क्यों कह रहा हूँ, अरे एस बराबर के लॉग नेचुरल ओमेगा ही तो होता है, के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बड़े आराम से एडजस्ट कर लेंगे। तो उन एक्सप्रेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो अगेन सिमिलर फैशन में आप लिख सकते हैं। जिस चीज़ को मैंने ये जाई लिखा है, ये बेसिकली केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड है। ओके, साथ में बीटा का फैक्टर भी है, तो अब आप इसको बेटर समझ सकते हैं। लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में 1/t के करस्पॉन्ड करता है, अपार्ट फ्रॉम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लॉग नेचुरल ओमेगा, एस का नहीं, लॉग नेचुरल ओमेगा का बोल रहा हूँ, पर एस और लॉग नेचुरल ओमेगा बेसिकली एक ही चीज़ है। एस इक्वल टू के लॉग नेचुरल ओमेगा है, एस का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में 1/t बनता है, एस का डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में p/d बनता है, एस का डिफरेंशिएशन एन के रेस्पेक्ट में μ/t। मैं साइन का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। एस की जगह अगर आप लॉग नेचुरल ले ओमेगा ले लें, के लॉग नेचुरल ओमेगा, के को सब जगह यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, के तो लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में 1/kt, लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में p/kt, लॉग नेचुरल ओमेगा का डिफरेंशिएशन एन के रेस्पेक्ट में विद अ माइनस साइन μ/kt। वही तो ये सारे एक्सप्रेशंस कह रहे हैं। तो अगर आप पार्टिकल नंबर एक्सचेंज भी अलाउ कर सकते हैं, पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो सकता है, तो पार्टिकल्स का नंबर तब तक चेंज होगा जब तक दोनों सिस्टम के लिए xi1 बराबर xi2 नहीं हो जाएगा। और xi1 बराबर xi2 होने का मतलब क्या है, β1 बराबर β2 तो पहले ही अचीव हो चुका है। एनर्जी एक्सचेंज तो हम अलाउ कर ही रहे हैं, उसके साथ पार्टिकल्स का एक्सचेंज अलाउ कर रहे हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज के कारण β1 बराबर β2 हो चुका है, तो इसका मतलब μ1 बराबर μ2। दोनों सिस्टम्स के बीच पार्टिकल्स का एक्सचेंज तब तक होता है जब तक केमिकल पोटेंशियल दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। ओके, एनर्जी एक्सचेंज में जो टेम्परेचर का रोल है और वॉल्यूम एक्सचेंज में जो प्रेशर का रोल है, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज में वही रोल म्यू का है।
एनर्जी एक्सचेंज तब तक होता है जब तक दोनों साइड टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। वॉल्यूम एक्सचेंज तब तक होगा जब तक दोनों साइड प्रेशर बराबर ना हो जाए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तब तक चेंज होगा, अगर परमिशन है कि इधर से इधर पार्टिकल्स जा सकते हैं तो तब तक वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चेंज होंगे जब तक दोनों तरफ का केमिकल पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ओके, so in the next lecture we will calculate exactly omega for some microcanonical systems. ओके, माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में एक आध बहुत सिंपल केसेस लेंगे, ठीक है, और उनके लिए हम ओमेगा की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन रेसिपी मैंने आपको बता दी। बेसिकली माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में करना क्या है, आपको यही नंबर कैलकुलेट करना है। और ये नंबर भी आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना फेज स्पेस इस समय एक्सेसिबल है, कितना वॉल्यूम उसका एक्सेसिबल है, जो सिस्टम आपको दे रखा है, आप वो कंप्यूट करेंगे। किसी तरीके से ये कैलकुलेट करना है। उसको h⁻3n से डिवाइड किया, ओमेगा मिल गया। ओमेगा जैसे ही मिला आप s को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, s बराबर k log नेचुरल ओमेगा। एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी आ गई, और यहाँ आप यूज़ करेंगे एंट्रोपी फॉर्मूले। s को ट्रीट करेंगे u और v और n का फंक्शन। ds का एक्सप्रेशन आपके पास du और dv और dn के टर्म में है। तो तीन अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके आप टेम्परेचर, प्रेशर और ये निकाल सकते हैं, और फिर बाकी क्वांटिटीज़ भी निकाल सकते हैं। बट दिस, तो ये रेसिपी होती है फॉर वर्किंग इन द माइक्रोकैनिकल एंसेंबल, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने यही चीज़ करनी है। सो दिस वी विल डू इन द लेक्चर टू कम। सो गो थ्रू दीज लेक्चर्स वेरी वेरी सीरियसली, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर some calculations for the microcanonical ensemble.